पार्ट जरूर लेंगे, आनंद ने कहा। माहिरा को हैरानी भी हुई और खुशी भी। सबके साथ माहिरा और आनंद ने भी पार्ट लिया। पहले राउंड में सभी के आंखों पर पट्टी बांध दी गई। वहां मौजूद ऑर्गेनाइजर ने कहा, अब आप सबके आंखों पर पट्टी बंधी है। आप सबको अपने आसपास मौजूद लोगों में से अपने पार्टनर को ढूंढना है। शर्त ये रहेगी, आप लोग जब तक अपने पार्टनर को ढूंढ नहीं लेते आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। देखना यह है ये काम आपके लिए कितना आसान होगा। माहिरा ने मन में कहा, मोहब्बत इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। मैं तो आपका स्पर्श बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। सब एक दूसरे में खो से गए थे। कभी कोई किसी का हाथ थामता तो कभी किसी का। माहिरा अपने कदम पीछे ले रही थी और इतने में ही आनंद से टकरा गई। दोनों ही एक दूसरे का हाथ थाम चुके थे। आनंद चुप खड़ा था। माहिरा उसके हाथों छूते हुए मन में बोली, यस मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ। माहिरा ने तुरंत अपना हाथ उठा दिया। इसके साथ ही टाइम भी खत्म हो गया। सभी ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी। अपने साथ खड़े शख्स को ही देखकर सभी को हैरानी हुई। आनंद ने कहा, तुमने मुझे पका कैसा? ये तो जादू है, आपको नहीं बताऊंगी, माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑर्गेनाइजर ने कहा, आप सभी ने बहुत अच्छा खेला। आप सब में से सिर्फ 2 कपल ऐसे हैं जिन्होंने अपने राइट पार्टनर को चुना। चलिए गेम के फाइनल राउंड में पहुंचते हैं। हारे हुए सभी कंटेस्टेंट साइड में चले गए। आप लोग रेडी हैं फाइनल राउंड खेलने के लिए? इस राउंड में आप लोगों को पेपर डांस करना होगा। जिसके भी कदम लखाए वो हार के उतने करीब होगा। दिव्या भी लोगों की भीड़ के साथ खड़ी थी। उसने दूर से ही माहिरा को थम्स अप किया। माहिरा आज आनंद के साथ बेहद खुश थी। उसके पास थी और उसके साथ डांस करने का मौका जो मिला, उसके लिए ये जिंदगी का वो हसीन पल था जिसे वो हमेशा सहेज कर रखने वाली थी। नजरें पल भर के लिए भी आनंद से दूर नहीं हो रही थी। ये कह पाना मुश्किल था आनंद इस वक्त उसकी तरह फील कर रहा था या नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। उसके लिए माहिरा एक दोस्त की तरह थी या फिर एक दोस्त की बहन। शायद ही उसने इसके आगे कभी सोचा हो। हर एक टाइम पीरियड के बाद पेपर फोड़ किया जा रहा था। दोनों ही कंटेस्टेंट में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। माहिरा इस वक्त आनंद के बेहद नजदीक थी। दिव्या उन दोनों का फोटो शूट कर रही थी। माहिरा ने कहा, ये तो हार मानने को तैयार नहीं, अब क्या होगा? आखिरी कोशिश ये बोलकर आनंद ने उसे गोद में उठा लिया। उन्हें ऐसा करते देख वो कपल अपना बैलेंस नहीं संभाल पाए। जीत माहिरा और आनंद की हुई थी। आनंद ने उसे नीचे उतारा तो माहिरा खुशी से उसके गले लग गई। उन्हें वाउचर के साथ गिफ्ट बॉक्स मिला। दिव्या माहिरा के पास चली आई। कांग्रेट्स यार, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मिस्टर देवानंद मेरे साथ न होते तो मैं कभी नहीं जीत पाती। आनंद ने कहा, रात होने वाली है। आई थिंक हमें निकलना चाहिए। चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं, आप माहिरा को अपने साथ ले जाए। मुझे अपने रिलेटिव के घर जाना है। दिव्या माहिरा के गले लगकर धीमे स्वर में बोली, और द बेस्ट कल कॉलेज में मिलते हैं। माहिरा समझ गई दिव्या ने झूठ किस लिए कहा, ताकि उसे और आनंद को साथ में वक्त बिताने का मौका मिले। दिव्या वहां से जा चुकी थी। आनंद माहिरा को अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस का हर एक स्टाफ जा चुका था। शिव अपनी गाड़ी के पास सिद्धि का वेट कर रहा था, लेकिन वो अब तक नीचे नहीं आई थी। सिद्धि इस वक्त ऑफिस के अंदर थी। आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो शिव का सामना नहीं करना चाहती थी। सिद्धि ने तेजस को सामने ही आते देखा तो उसके पास चली आई। तेजस, आप घर जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूं? सॉरी भाभी, लेकिन मैं घर नहीं जा रहा। किसी क्लाइंट से मिलने जाना है मुझे। आप नीचे चले मेरे साथ, मैं आपके लिए दूसरी गाड़ी अरेंज करता हूँ। सिद्धि तेजस के साथ चल दी। तेजस ने चलते हुए पूछा, भाभी आप ठीक तो है ना? आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। सिद्धि ने नॉर्मली कहा। आई नो भाभी, आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन आपके साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। डोंट वरी बिग ब्रो, उस मैटर को संभाल लेंगे एंड आई प्रोमिस आइंदा से आपके साथ ऑफी में किसी तरह की बदतमीजी नहीं होगी। सब जान चुके हैं तेजस, मैं मिस्टर शिव मल्होत्रा की बीवी हूँ। जाहिर सी बात है कोई कुछ नहीं कहेगा। बस बुरा इस बात का लग रहा है मेरी जिंदगी अब नॉर्मल नहीं रही। सादगी से जीती आए हूं न, इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट की आदत नहीं। तेजस सिद्धि की बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। सिद्धि और तेजस ऑफिस से बाहर आए।
शिव की गाड़ियां अभी वही वही मौजूद थी। तेजस ने मुस्कुराकर कहा, लीजिए भाभी, आपका काम और आसान हो गया। आप बिग ब्रो के साथ घर चले जाए। सिद्धि ने शिव से नजरें नहीं मिलाई। वो जिस बात से डर रही थी वही हुआ। शिव ने बिना कुछ कहे उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मजबूरी ही सही, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। सिद्धि चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। शिव ने तेजस से कहा, घर चल रहे हो ना? नहीं ब्रो, किसी क्लाइंट को वक्त दिया है मैंने, तो बस उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। तेजस ने कहा, ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, इस तरह किसी को वक्त मत दिया करो। ये बोल शिव अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही रिजवान ने गाड़ी स्टार्ट की। सिद्धि ने हमेशा की तरह अपने और शिव के बीच एक दूरी बना रखी थी। आज जो कुछ हुआ उसके बाद से शिव के लिए भी सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में, क्यों निकल जाते हैं वो पानी बनकर। होटल रिवरव्यू। तेजस जब वहां पहुंचा तो स्टाफ ने उसे उसी रूम में ठहराया जहां पहले से ही बुकिंग की गई थी। तेजस जब रूम के अंदर आया तो उसे यहाँ कोई भी नहीं दिखा। कमाल है, मुझे मीटिंग के लिए बुलाकर ये शख्स खुद गायब है। तेजस ने राकेश का नंबर ट्राई किया, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। व्हाट रबिश, एक तो ये इंसान वक्त पर नहीं आया और कब फ़ोन भी बंद कर रखा है। रूम का दरवाज़ा खुला। तेजस ने जब आवाज़ सुनी तो मुड़कर देखा। तेजस को बड़ी हैरानी हुई इशिता को यहाँ देखकर। उसने ब्लैक कलर की नेक की साड़ी पहनी थी, चेहरे पर काफ़ी बोल्ड मेकअप था। इशिता आज बेहद अलग लग रही थी। तेजस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? एक तो उसने मुझे यहाँ बुलाया और अब फ़ोन बंद है उसका। वेयर इज़ ही? इशिता ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उसे ठीक से तेजस को देखा भी नहीं। इशिता ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रखी और अपना पर्स नीचे रखा। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसकी खामोशी तेजस को अजीब महसूस करवा रही थी। इशिता, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम दोनों कौन सा खेल खेल रहे हो मेरे साथ? मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। फ़ोन करो मिस्टर बोहरा को और जल्दी आने को कहो, मुझे वापस भी जाना है। वो नहीं आएंगे, उन्होंने मुझे भेजा है। आप कहीं जाकर। इशिता ने कुछ कहा नहीं। तेजस वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हें क्यों भेजा है, कौन सी बात करनी है? इशिता चुप रही। पता नहीं क्यों आज हरकतें बेहद हैरान करने वाली थी। मेरे मंगेतर ने ये फाइल भेजी है और कहा है तुमसे साइन करवा के लाओ। इशिता कह ही रही थी तभी तेजस ने फाइल उठाई। इसे तो वो कितनी बार ही देख चुका था। तेजस ने टेबल पर फाइल पटकते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस, मैं इतना फ्री नहीं हूँ जो मुझसे इस तरह का मजाक किया जाए। मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर चुका हूँ। जाकर कह देना उससे मुझे उसके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इशिता ने नीचे बैठकर उन सभी पेपर्स को उठाने लगी। मुझे यहाँ इस प्रोजेक्ट की कीमत देने के लिए भेजा गया है, एक साइन के बदले मेरे आबरू का सौदा। तेजस को ऐसा लगा मानो उसके कदमों तले जमीन खिसक गई हो। तेजस ने इशिता का हाथ पकड़ा तो वो रुक गई। इशिता, मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक मत करो। इशिता ने भगी पलकें उठाई। मैं मजाक करने की हालत में नहीं हूँ तेजस। वो जानते हैं हम दोनों पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं। उन्होंने मुझसे कहा न जाने उसके साथ कितनी दफ़ा सोई होगी। एक बार और सोने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इनफ इज इनफ। तेजस गुस्से से उठ खड़ा हुआ। मेरी मोहब्बत को तुम नफरत में पहले ही बदल चुकी हो इशिता। आज तो मेरी नज़रों में तुम और भी ज़्यादा गिर गई। ऐसी भी कौन सी ज़रूरतें थी तुम्हारी जो तुमने इस घटिया इंसान से रिश्ता जोड़ लिया। अपने मतलब के लिए वो तुम्हें बेच रहा है और तुम बिक रही हो। आज देख लिया तुम्हारा असली चेहरा मैंने। अपनी बात पूरी कर तेजस जाने लगे तो इशिता तुरंत उठ खड़ी हुई और उसका रास्ता रोककर अपने हाथ जोड़ लिए। प्लीज़ तेजस, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैं इस फाइल पर साइन लेकर नहीं गई तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा तुम्हारी सूरत भी देखना। ठीक है, उस मोहब्बत की खातिर तुम्हें मैंने भीख दी जो मैंने कभी तुमसे की थी। तेजस ने अपनी जेब से पेश निकाला और फाइल पर साइन कर दिए। गुस्सा इतना था कि पेन की निब उसके जोर से टूट गई। तेजस वापस इशिता के पास चला आया। जाकर कह देना अपने मंगेतर से दोबारा कभी उसने तुम्हारे साथ ये सब किया तो उसे जेल की हवा में खिलाऊंगा। तेजस रूम से बाहर निकल गया।
इशिता ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। वो रोते रोते वही जमीन पर बैठ गई। तेजस ने अपना हाथ कसकर दीवार पर मारा। उसने कभी नहीं सोचा था उसे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। हालांकि उसे वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन इशिता को वो अकेले छोड़ आया था और यही बात उसे परेशान कर रही थी। तेजस ने अपने आंसू पोंछे। वो वापस रूम में चला आया। दरवाजा खुलने की आवाज सुन इशिता ने अपना घुमाया। तेजस को देख वो खामोश बैठी रही। तेजस उससे नजरें फेरकर बोला, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं, साथ चलो, घर छोड़ देता हूँ। इशिता ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। उसने फाइल और अपना पर्स उठाया और तेजस के साथ बाहर चली आई। वो चुपचाप आगे चल रही थी और तेजस उसके पीछे। वादा तो साथ चलने का था, आगे पीछे नहीं। वक्त की रफ्तार किस कदर आपको बदल देती है पता ही नहीं चलता। सिद्धि अभी अभी अपना काम खत्म कर कमरे में लौटी थी। शिव भी इस वक्त जाग रहा था। सिद्धि ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो सोफे पर आकर बैठ गई। तभी शिव ने कहा, बेड काफी बड़ा है, तुम यहाँ भी सो सकती हो। सिद्धि ने हैरानी से शिव की ओर देखा। शिव ने आगे कहा, मेरा मतलब है कि सोफे पर सोने में अनकंफर्टेबल फील होता होगा। ये बेड काफी बड़ा है, तुम यहाँ से सकती हो। सिद्धि ने चेहरा घुमा लिया। नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे आदत हो चुकी है सोफे की। ये बोल सिद्धि चादर तानकर लेट गई। शिव ने मन में कहा, प्यार की भाषा इसे समझ कहाँ आती है। इसके साथ जितना रूड रहो उतना अच्छा है। सिद्धि ने चादर को मजबूती से पकड़ रखा था। शिव का इस तरीके से हक जताना सिद्धि को वियर्ड लग रहा था। उससे उसे किसी भी प्रकार का लगाव नहीं था। तेजस ने इशिता को उसके घर ड्रॉप किया। पूरे रास्ते दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। इशिता की गाड़ी से उतरने ही तेजस वहां से चला गया। इशिता के लिए एक एक कदम घर के अंदर लेना मुश्किल हो रहा था। वो जब अंदर आई तो देखा ड्राइवर रूम में सोफे पर राकेश बैठा था। हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और टेबल पर शराब की बोतलें खुली पड़ी थी। उसे देखकर ही इशिता को बहुत गुस्सा आया। उसने फाइल ले जाकर टेबल पर पटक दिया। इशिता को देख राकेश एक पल के लिए चौंक गया। तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। संभालो अपनी फाइल, आज जो घटिया हरकत तुमने की है, नजी करता है तुम्हारा गला अपने हाथों से घोंट दूं। राकेश ने जब फाइल पर साइन देखे तो बहुत खुश हुआ। तुमने तो साइन भी करवा लिए, इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? मुझे तो लगा सुबह तक नहीं आओगी। तारांकन, वो तुम्हारी तरह घटिया मर्द नहीं है। औरत की इज्जत क्या होती है लो जानता है। उन्हें खिलौना नहीं समझता हुआ। उस जैसा बनने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ेंगे तुम्हें। आइदा तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। इशिता ने काफी गुस्से से कहा। वो सीढ़ियां चढ़ अपने कमरे में चली गई। राकेश उसे जाते देख मुस्कुरा दिया। भीगी बिल्ली शेरनी बनने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में है और अब तो तुम्हारी आशिकी का राज भी। कमाल की बात है, उस जैसे पैसे वाले को छोड़कर तुम मैरी कॉम झोली में आ गिरी। कहानी का मजा तो अब आएगा। सुबह का वक्त, सिद्धि का कमरा। आज सिद्धि की नींद एक डरावने सपने के साथ खुली जिस वजह से वो घबरा गई थी। सिद्धि ने शिव की ओर देखा जो इस वक्त सो रहा था। सिद्धि उठकर बालकनी में चली आई। हालांकि सुबह ठंड थी लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सिद्धि ने अपने दोनों हाथ गाल पर रख लिए। मैं तो बिल्कुल ठीक हुई। कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा, लेकिन रे सवेरे का सपना है, कहीं सच नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। कुछ देर ठहरने के बाद सिद्धि कमरे से बाहर निकल गई। वो जब नीचे आई तो उसे किसी आवाज सुनाई दे रही थी। इस वक्त हर कोई विला में सोया हुआ था। सिद्धि उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे वाले कमरे में पहुंची जो कि एक बार रूम था। तेजस को वहां देख सिद्धि हैरान हुआ। वो खाली बोतलों के साथ ऐसे बातें कर रही था जैसे वो कोई इंसान हो। सुबह के करीब 5 बजे का समय हो रहा था। सिद्धि कुछ समझ नहीं पाए आखिर करे तो करे क्या, किससे मदद मांगे और किसे जाकर जगाए। बहुत सोच विचार कर सिद्धि अपने कमरे में लौट आई। उसने शिव को जगाने का सोचा। अंदर से वो काफी घबराई हुई थी। उसने नीचे झुककर कहा, शिव। उसकी पतली आवाज इतनी धीमी की वहां की हवाओं ने भी नहीं सुना होगा। सिद्धि ने शिव के हाथ को टेप किया, कोई नतीजा नहीं निकला। अब की बार उसने थोड़ी हिम्मत की और शिव को हिलाया। नींद में इस तरह खलल पड़ते ही शिव ने सडन रिएक्शन किया और सिद्धि का हाथ पकड़ उसे बेड पर खींच लिया। ये सब सिद्धि की सोच से परे था। वो कुछ समझ ही नहीं पाए। शिव ने अपनी आंखें छोटी कर ली।
सुबह सुबह क्या करने की कोशिश कर रही हो मेरे साथ? सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल शिव ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? क्या कर रही थी तुम मेरे साथ? मैं बस आपको जगाने के लिए आई थी। मुझसे दूर हटिए। अब की दफा, सिद्धि ने बेहद ही तेज आवाज में कहा। मालूम पड़ रहा था वो काफी गुस्से में आ चुकी हैं। शिव उससे दूर हो गया। सिद्धि अपना दुपट्टा संभालते हुए उठ खड़ी हुई। अगर मदद की दरकार न होती तो कभी आपको न जागती। कैसी मदद? आप पहले मेरे साथ नीचे चलिए। ये बोल सिद्धि आगे बढ़ गई। वो काफी डिस्टर्ब लग रही थी। शिव ने आगे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया। सिद्धि जब उसे नीचे लेकर आई तो तेजस की आवाज शिव ने सुनी। उसे समझते देर नहीं लगी और वो भागता हुआ नीचे वाले रूम में पहुंचा। तेजस ने बहुत ज्यादा पी ली थी। शिव ने उसे रोकते हुए कहा, क्या पागलपन है तेजस ये? इतनी क्यों पी तुमने? मैंने नहीं पी बिग ब्रो, मैंने बिल्कुल भी नहीं पी। शिव ने उसे कंधे का था सहारा देकर उठाया। वो कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं था। सिद्धि कमरे के बाहर इंतजार कर रही थी। शिव तेजस को लेकर बाहर आया। सिद्धि भी उनके रास्ते से साइड हट गई। वो तो गरिमत रही, किसी ने देखा नहीं। कैसे लोग हैं घर में, शराब खाना खोलकर रखा हुआ है। हद होती है किसी चीज की भी, सिद्धि ने अपने आप से कहा। शिव तेजस को उसके कमरे में ले आया। उसने उसे बेड पर लिटाया। तेजस ने शिव का हाथ पकड़ लिया। मैं क्या इतना बुरा हूँ बिग ब्रो? हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है। मेरे दिल से वो हर बार क्यों खेलती है? मुझे नफरत हो रही है उससे। शिव ने तेजस से अपना हाथ छुड़ाया और वही उसके पास बैठ गया। तेजस नशे में बड़बड़ाए जा रहा था, लेकिन उसकी बातों से समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था। शिव ने उसके सिर हाथ फेरते हुए मन में कहा, तुम एक बार नाम तो बताओ उस लड़की का। जितना उसने तुम्हें रुलाया है उतना ही वो खुद भी तड़पेगी। कुछ देर बाद शिव उठकर बाहर चला आया। सिद्धि भी दरवाजे के पास ही चक्कर काट रही थी। शिव के आते ही सिद्धि रुक गई। अब वो ठीक तो है ना? तुम जैसी लड़कियां जब तक इस दुनिया में रहेगी, हम लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं लौट सकता। ये बोल शिव उसके सामने से होकर गुजर गया। सिद्धि समझ ही नहीं पाए आखिर उसकी बातों का मतलब क्या था। सुबह का वक्त, माहिरा का कमरा। माहिरा कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसकी नज़र टेबल पर रखे पैकेट पर गई। ओफो, मैं तो पापा की दवाएं उनके रूम में रखना ही भूल गई। दी सही कहती है, मैं भुलक्कड़ हूँ। माहिरा सोमनाथ जी के कमरे में पहुंची। वो जमीन पर गिरे हुए थे। ये देखते हुए माहिरा के होश उड़ गए। वो भागती हुई उनके पास चली आई। पापा, पापा आंखें खोलिए प्लीज। माहिरा रो पड़ी। इतनी घबराई हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रही था आखिर क्या करे। माहिरा ने अपना फ़ोन निकाला और आनंद को कॉल लगाया। कहते हैं मुसीबत में आप सबसे पहले उसके बारे में सोचते हो जो आपके सबसे करीब होता है। आनंद ने जब माहिरा का कॉल देखा तो तुरंत रिसीव किया। हाँ कहो माहिरा। आनंद। आज पहली दफ़ा माहिरा ने आनंद कहकर पुकारा था, वरना तो वो हमेशा मिस्टर देवानंद कहा करती। आनंद ने महसूस किया वो रो रही हैं। माहिरा, तुम रो रही? आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे। आनंद, जब मैं कमरे में आई तो देखा पापा जमीन पर गिरे हुए थे। वो बेहोश हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। माहिरा ने रोते हुए अपनी बात पूरी की। आनंद ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम प्लीज घबराना मत। आनंद ने कॉल कट किया और भागता हुआ कमरे से बाहर निकला। लावण्या नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। आनंद को इतनी जल्दबाजी में जाते देख उसे अजीब लगा, लेकिन आनंद इतनी जल्दबाजी में था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिर ये हो क्या रहा है, इतनी जल्दबाजी में ये लड़का कहाँ गया है? सोमनाथ जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था। माहिरा ने रो रोकर अपनी हालत खराब कर ली थी। आनंद उसके पास आकर रुक गया। माहिरा, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। माहिरा, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा अंकल को, तुम बेकार में अपनी चिंताएं मत बढ़ाओ। आनंद ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सिद्धि जब ऑफिस पहुंची तो आज का माहौल बेहद अजीब लग रहा था। मानो हर कोई उससे डरकर दूर भाग रहा हो।
हर कोई उसे वैसे ही गुड मॉर्निंग विश कर रहा था जैसे शिव को करते थे। सिद्धि इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती थी, इसलिए तो सबसे अपनी सच्चाई छिपाई, लेकिन राज ज्यादा समय तक नहीं छिपता। सिद्धि लिफ्ट के पास पहुंची तो अश्विन से मुलाकात हो गई। अश्विन ने कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। सिद्धि को फिर ऑकवर्ड लगा। आप प्लीज मुझे मैडम मत कहिए, आप हमारी लेडी बॉस हैं, आपने लिए यही ठीक है। लिफ्ट खुलते ही सिद्धि अंदर चली आई। अश्विन बाहर ही रुका रहा। सिद्धि ने पूछा, आप नहीं आएंगे? जी नहीं, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर अश्विन वहां से चला गया। अजीबोगरीब तो लगना ही था। अश्विन ने अपने सीने पर हाथ रख एक गहरी सांस ली। मुझे खुद को संभालना होगा। वो सर की वाइफ हैं, मैं कैसे उनके लिए मन में फीलिंग्स रख सकता हूँ? ये बात किसी के भी सामने जाहिर हुई तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सिद्धि अमर जी के कैबिन में पहुंची। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, एक नया प्रोजेक्ट है जो कि शिव शुरू कर रहा है। तुम्हें इस प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करनी होगी। सिद्धि इस बात से थोड़ी हैरान हुई। अमर जी ने आगे कहा, शिव ने ऐसे प्रोजेक्ट पहले भी हैंडल किए हैं। सिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। और वो कर भी क्या सकती थी। वहीं दूसरी तरफ माहिरा और आनंद डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। डॉक्टर के रूम से बाहर निकलते ही दोनों सीट से उठ खड़े हुए। डॉक्टर, मेरे पापा। नाउ ही इज ऑल राइट। जब उन्हें होश आ जाए तब आप उनसे मिल सकती हैं। डॉक्टर ने आनंद से कहा, आप जरा मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आनंद ने माहिरा की ओर देखा। तुम यही वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ। आनंद डॉक्टर के साथ चल दिया। डॉक्टर ने पूछा, शी इज योर वाइफ? लगता है आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप गलत समझ रही हैं। वो लड़की मेरी वाइफ नहीं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोस्त की बहन है। आनंद ने बात क्लियर की। डॉक्टर ने रुककर कहा, आई एम सॉरी। देखिए, उन्हें हार्ट अटैक आया था। शायद वो खुद को संभाल नहीं पाए इसलिए बेहोश हो गए। मैं आपको इस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी। रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ बता सकती हूँ। और रिपोर्ट्स कब तक आएगी? कल तक आ जाएगी। डॉक्टर ने उसकी बांह पर हाथ रख उसे टेक केयर कहा और वहां से चली गई। आनंद ने मन में कहा, हार्ट अटैक, पहले तो कभी सिद्धि ने ये बात की जिक्र नहीं किया। क्या माहिरा को इस बारे में कुछ पता है? आनंद माहिरा के पास चला आया। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है जल्द ही अंकल को होश आ जाएगा। कुछ फार्म की फॉर्मेलिटी है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, तुम बस यही रुकना। इतना कहकर आनंद वहां से चला गया। माहिरा वही चेयर पर बैठ गई। सिद्धि ने शिव के कैबिन का डोर नॉक किया। शिव ने अंदर आने की परमिशन दी। दरवाजा खुलते ही सिद्धि अंदर चली आई। तुम? सिद्धि ने शिव के आगे एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, पापा ने कहा है मुझे आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। हाँ, मैं भी इसी बारे में बात करना चाहता था। बैठ जाओ, शिव ने कहा तो सिद्धि सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। शिव फाइल के पन्ने पलटते हुए पूछा, ऑफिस में किसी ने बदतमीजी तो नहीं की? जी नहीं, पर आपको प्रिया को निकालना नहीं चाहिए था। सिद्धि के ये कहते ही शिव बोला, जो भी मेरे ऑफिस का माहौल खराब करेगा मैं उसे ऑफिस में रहने नहीं दूंगा। अगर तुमसे गलती होती है तो तुम्हें भी निकालने से पहले दोबारा नहीं सोचूंगा। शिव के इस जवाब के बाद सिद्धि ने कुछ नहीं पूछा। वैसे भी वैसी हमेशा अपने मन की करता आया है। क्लाइंट से बात करके मीटिंग के लिए पूछो, बाकी डिटेल हम वही डिस्कस करेंगे। क्लाइंट को टाइमिंग क्या देनी है वो तुम इवांश से पूछ लो। मैं किस टाइट फ्री हूँ वो तुम्हें बता देगा। फिलहाल तुम जा सकती हो। उसकी बात खत्म होते ही सिद्धि वहां से चली गई। शिखा का कमरा। शिखा के बेड पर कपड़ों का ढेर लगा था। शादी का जोड़ा भी बनकर आ चुका था। उसने दुपट्टे को सिर पर ओढ़ा। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। घूंघट की ओर से दिलबर का दीदार अधूरा लगता है। जब तक न पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा लगता है। विधि गाते हुए कमरे के अंदर चली आई। शिखा ने सिर से दुपट्टा हटाते हुए कहा, छेड़ रही हो मुझे? अरे हम कौन होते हैं तुम्हें छूने वालों? वो काम तो किसी और का है। मैं तो बस इतना कह रही, थोड़ी शर्म संभाल कर रखो। कल शादी के बाद जब अपने ससुराल चली जाओगी न तब काम आएगा। तुम्हारे होने वाले पति का फोन आया था, कहा है सामान पैक करके रखो, वो आज रात ही हमें होटल ले जाएंगे। आज रात? लेकिन बहुत कुछ पैक करना, हैरान इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? शिखा को परेशान होते देख विधि बोली, जो जरूरी है वो पैक कर लो, बाकी जो रह जाएगा वो शादी के बाद तुम्हारे घर भिजवा दूंगी।
चलो अब अभी से काम पर लग जाओ। विधि, तुम्हें पता नहीं है, होने वाली दुल्हन से कोई काम नहीं करवाता। शिखा मेरी जान, तुम्हें तो पता है न, मुझे हर काम उल्टा करना पसंद है। मैं नहीं मानती तुम्हारे रस्मों को। मैं तो तुमसे बहुत काम करवाने वाली हूँ। आराम अपने ससुराल में करना, चलो शुरू हो जाओ। विधि की बातों पर शिखा मुस्कुरा दी। शाम का वक्त हॉस्पिटल। सोमनाथ जी को होश आ चुका था। माहिरा उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठी हुई थी। आनंद भी इस वक्त हॉस्पिटल में था। माहिरा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप मेरी कोई बात नहीं मानते। आप सिर्फ दी की बात मानते हो। मैं अभी उन्हें कॉल करके कहती हूँ, वो आकर संभाले आपको। माहिरा ने अपना फोन उठाया ही था तभी आनंद ने आकर उसके साथ से फोन ले लिया। माहिरा को आनंद का ये तरीका बेहद अजीब लगा। तुम उसे कॉल नहीं करोगी? पर क्यों, मैं दी को कॉल क्यों न करूं? माहिरा ने पूछा। क्योंकि वो परेशान हो जाएगी। समझा करो माहिरा, वो अपने ससुराल में है, बेवजह अंकल की तबीयत को लेकर परेशान होगी। वैसे भी हम लोग हैं न अंकल का ख्याल रखने के लिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। सिद्धि को कुछ मत बताना। मैं जानना हुए मेरी तबीयत का सुनकर वो कितनी परेशान हो जाती है। अच्छा किया तुम लोगों ने उसे पहले कुछ नहीं बताया। सोमनाथ जी और आनंद की बातें माहिरा को ठीक लगी, इस लिहाज से उसने सोचा ही नहीं था। आनंद ने सोमनाथ जी से कहा, डॉक्टर ने कहा है आपको बेड रेस्ट की जरूरत है और हम आपको घर ले जा सकते हैं। वही ठीक रहेगा बेटा, वैसे भी यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। तुमने जो किया है उसके आगे धन्यवाद शब्द भी कुछ नहीं। प्लीज अंकल ऐसी बातें मत कीजिए। आपने तो बेटा कहा है, और अगर मैं बेटा होने का फर्ज निभाऊं तो उसमें क्या गलत है? आप मन में किसी भी तरह का बोझ नहीं रखेंगे। सोमनाथ जी आनंद की बातों पर मुस्कुरा दिए। शाम का वक्त। सिद्धि का कैबिन। सिद्धि के कैबिन का डोर नॉक हुआ तो उसने अंदर आने के लिए कहा। तेजस अंदर आते हुए बोला, घर चले भाभी, बिग ब्रो को किसी जरूरी काम से जाना था। उन्होंने कहा मैं आपको घर ले जाऊं। आप ऑफिस कब आओ? मुझे तो लगा आप सारा दिन बेड से नहीं उठेंगे। मालूम भी है आपने कितनी पी थी। तेजस ने अपना सिर झुका लिया और कुछ न बोला। सिद्धि अपनी फाइलें समेटते हुए बोली, आपको लगता है तेजस आप ये सब करके सिर्फ अपने आप को तकलीफ देते हैं, लेकिन आप गलत हैं। आपसे जो प्यार करते हैं न, वो भी आपकी हालत देखकर तकलीफ में रहते हैं। किसी के पीछे खुद को इतना पागल मत कीजिए। आपका दिल गवाही देता है तो ही उसका इंतजार की जानकारी, वरना वक्त के साथ आगे बढ़ जाए। आप कुछ भी नहीं जानती भाभी, इसलिए ये सब कह रही हैं। तेजस, मैंने पहले भी आपसे कहा था और अभी भी कह रही हूँ, मन में दर्द छिपाकर रखने से वो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अपना दर्द बांटेंगे तो जरूर दिल को राहत मिलेगी। मैं तो पराए हूँ, अपने भाई के आप बुरा करीस हैं, उन्हीं से डिस्कस कर लीजिए। खैर मुझे तो उन पर कोई भरोसा नहीं। जिसका भाई तकलीफ में हो वो इस कदर शांत कैसे रह सकता है? मैं माहिरा के बिना कुछ कहे ही समझ जाती थी वो कब परेशान है और कब नहीं। बड़े भाई बहन होने पर कई जिम्मेदारियां मिलती। अफसोस आपके बड़े भाई उसमें भी नाकामयाब हुए। प्लीज भाभी, बिग ब्रो को कुछ मत कहिए। उनका गुस्सा तो आप जानती ही होगी। मैंने इशिता का जिक्र उनके आगे कभी नहीं किया, और अगर करता न तो वो आप सोच भी नहीं सकती वो क्या करते। हाँ, वो दूसरे भाई बहनों की तरह नहीं है। उनका प्यार जताने का तरीका अलग है, लेकिन आप ये नहीं कह सकती वो अपना फर्ज चुकाने से कहीं भी चूके हैं। वो सबसे बेस्ट हैं। आप साथ चले, बहुत कुछ बताना है आपको, फिर आप ही मेरी हेल्प कीजिएगा और बताएगा मैं कहाँ गलत हूँ। तेजस की बात सुन सिद्धि ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपना बैग उठाया और उसके साथ निकल गई। इधर एक इमारत जो खंडहर की हालत में था, उसके इर्द गिर्द काले रंग की कई सारी गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ी के आगे का दरवाजा खुला। एवांश और रिजवान दोनों बाहर निकले। एवांश ने तुरंत पिछली सीट का दरवाजा खोला। शिव ने बाहर निकलते हुए कोट का बचपन लगाया। चीफ, हम यहाँ किस लिए आए हैं? एवांश के पूछने पर शिव बोला, ऊपर एक सरप्राइज गिफ्ट हमारा इंतजार कर रहा है। ये बोल शिव आगे बढ़ गया। एवांश को तो अभी भी समझा नहीं आया आखिर कौन सा सरप्राइज गिफ्ट उसका इंतजार कर रहा है। रिजवान और उसके कुछ गार्ड्स आगे चल रहा था। बिल्डिंग के 15वें माले पर हल्की रोशनी थी। तारों का जंजाल पड़ा था। यहाँ की हालत और भी ज्यादा डरावनी थी। फर्श पर खून के धब्बे देखे जा सकते थे। कितने ही लोग मार खाकर जमीन पर पड़े थे।
एवांश ने कहा, ये कैसा तोहफा है चीफ, किसने की इन लोगों की ऐसी हालत, सब के सब अंडे के छिलके की तरह पड़े हैं। सामने चेयर पर एक आदमी बैठा था जिसे रस्सी से बांधकर रखा गया था। कुछ गिरने को आवाज सुनाई दी तो सबने चेहरा घुमाकर देखा। एक आदमी के हाथ में चाकू था, लेकिन किसी ने मजबूती से उसके हाथ को मरोड़कर उसकी पीठ से लगाया हुआ था। वो एक लड़की थी। उसने जितनी तेजी के साथ उस आदमी को जमीन पर गिराया, ये नज़ारा सबको चौंकाने वाला था। एवांश की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। अपने सामने वो किसी खूंखार शेरनी को जो देख रहा था। एवांश ने रिजवान से पूछा, ये सब क्या, कौन है ये लोग और किसने मारा इन्हें? इन सबको मारने वाली आपके सामने खड़ी है जेनिका डिसूजा। शिव के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। जेनिका ने पानी का बकेट उठाया और चेयर पर बैठे आदमी के ऊपर झोंक दिया। अब कहीं जाकर वो आदमी होश में आया था। उसकी आंखें खुली तो उसे शुरुआत में कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आया। तभी शिव ने कहा, कैसे हो, सुना है मुझसे मिलने के लिए बड़े बेताब थे तुम। जेनिका आगे बढ़कर बोली, कुछ देर पहले ये और इसके आदमी अपने आगे सबको छोटा समझ रहे थे। क्या पता अब इन्हें इनकी औकात पता चल गई हो। वो आदमी इस वक्त घबराया हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अच्छा, अगर ऐसा है तो क्यों छिपते फिर रहे थे? अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से सिंगापुर, सिंगापुर से बैंकॉक। जेनिका ने उसकी पूरी कुंडली निकाल कर रख दी। एवांश बोला, मसाज की जरूरत होगी इसलिए बैंकॉक पहुंच गया। मुझसे पूछकर जाता। पुरानी पहचान है, हैवी डिस्काउंट मिलता। हालांकि एवांश ने धीरे कहा था, लेकिन रिजवान ने सुन लिया। उसके देखते ही एवांश छिप गया। शिव धीरेंद्र के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए बोला, मुझे ड्रग्स क्यों दिया? सब कुछ जानता हूँ, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर झूठ कहा तो खुद भुगतोगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो आदमी अभी भी कुछ उगलने को तैयार नहीं था। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा और आगे का काम जेनिका ने संभाला। उसका एक एक मुक्का बहुत भारी था। एवांश तो रिजवान के पीछे जा छिपा। रिजवान ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अरे पहले ये बताओ, ये मुसीबत कौन है? सर की आए। रिजवान के ये कहते ही एवांश मुंह खुला का खुला रह गया। यही है वो खुफिया एजेंट जिसकी सर इतनी तारीफ किया करते थे। मतलब ये मेरी नौकरी खाने वाली हैं? एवांश के ये पूछने पर रिजवान ने हाँ में सिर हिलाया। एवांश के तो तोते उड़ गए। इशिता ने धीरेंद्र के बालों को मुट्ठियों में भींचा, उसका चेहरा पीछे किया। अपनी उम्र देख, मेरे वार को झेल पाने की तुझ में ताकत नहीं। मुंह खोल अपना। बताता हूँ, सब बताता हूँ, धीरेंद्र ने दर्द भरी आवाज में कहा तो जेनिका ने उसे छोड़ दिया। धीरेंद्र ने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने मेरे बड़े भाई को बर्बाद कर दिया। सुनने में आया था तुम्हारा अगला निशाना मैं हूँ, इसलिए तुम्हें खत्म करने के रास्ते तलाशने लगा। पार्टी से 2 दिन पहले भी तुम पर हमले का प्लान था। कैफे में हमारा आदमी था, लेकिन वो लड़की तुम्हारे सामने चली आई और निशाना लगते लगते रह गया। शिव को याद आया किस तरह से सिद्धि का दुपट्टा उसकी घड़ी में उलझ गया था। धीरेंद्र ने आगे कहा, पार्टी वाली रात तुम्हें ड्रग्स देकर मारने का प्लान था। सोचा डोज ज्यादा हो गया तो तुम अपने आप मर जाओगे और अगर कमी रह गई तो मेरे आदमी तुम्हें मार डालेंगे। अफसोस, जहां तुम रुके वहां पहले से गार्ड्स मौजूद थे। वहां भी चूक हो गई। मैं जानता था तुम चुप बैठने वालों में से नहीं हो। जरूर मेरे बारे में तुमने पता लगा लिया होगा। तुमने कितनी बार मुझसे मिले, लेकिन कभी तुमने जाहिर नहीं होने दिया। इसलिए तुम्हारे काफिले पर गोलियां चलवाई। तू जानता है तेरे हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? तू वो करने चला था जिसे करने की हिम्मत तुझमें नहीं। मैं उस दिन मरूंगा जिस दिन मेरी मौत आनी होगी। फिलहाल तो मुझे जीना है ताकि तुझ जैसों को खत्म कर सको। शिव ने रिजवान की ओर देखा। पुलिस को इन्फॉर्म करो, ड्रग्स केस में ये सब अंदर जाने चाहिए। सर, आपको मारने की भी तो कोशिश की है, रिजवान ने कहा तो शिव बोला, मैं अपनी बीवी को पुलिस और कोर्ट से दूर रखना चाहता हूँ। रिजवान ने आगे कुछ नहीं कहा। शिव के निकलते ही उसके गार्ड्स भी उसके पीछे चल दिए। एवांश को तो अब होश आया था जब सब निकल गया। वो हड़बड़ाकर भागने लगा, तभी नीचे गिरे आदमी से उसका पैर टकराया और वो खुद भी गिर गया। जेसिका ने उसकी तरफ अपना हाथ बाया। एवांश उसी से तो डरकर भाग रहा था। उसने बहुत सोच समझकर अपना हाथ जेनिका के हाथ में दिया। जेनिका बिना कुछ बोले जाने लगी तो एवांश ने कहा, मैं चीफ का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ।
हाँ वही पीए जिसे चीफ बदलने की सोच रहे हैं। ये बोल जेनिका वहां से चली गई। एवांश का मन कर रहा था दीवार में अपना सिर फोड़े। सचमुच अब उसका पत्ता कटने वाला था। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया। लड़कियां कब से बहादुर होने लगी। लड़कियों से ज्यादा बहादुर कोई नहीं। खुद को बहादुर कहने वाले मर्द को जन्म देने वाली औरत होती है। सोच लो सवाल तुम्हारा गलत है या मेरा जवाब। जेनिका ने कहा तो एवांश छिप गया। उसे तो लगा वो यहाँ से चली गई है। वो फौरन वहां से निकल गया। एवांश ने रिजवान को रोककर कहा कहाँ से उठा लाए तुम लोग ये नमूना। वो कोई नमूना नहीं है, काफी इंटेलिजेंट है। रॉ ज्वाइन करने वाली थी। सर ने ऑफर किया तो इंटरव्यू राउंड छोड़कर उनके पास चली आई। पिछले 4 सालों से सर के लिए काम कर रही हैं। तुम्हें इतना कुछ मालूम था और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। एवांश को हैरानी हुई ये जानकर रिजवान पहले से ही सब कुछ जानता था। अफसोस की बात यह है कि वही सबसे बेखबर था। एवांश ने मायूस सा चेहरा बनाकर कहा इस जमाने में किसी को अपना समझना ही गुनाह है। शिव को लौटते वक्त देर रात हो गई थी। वो जब कमरे के बाहर पहुंचा तो देखा सिद्धि बाहर रखे सोफे पर सो रही थी। शिव ने खुद से कहा ये लड़की पागल है क्या, इस तरह बाहर सोने का क्या मतलब, ठंड नहीं लग रही इसे। शिव सिद्धि के पास चला आया। सोते वक्त कितनी शांत और मासूम लगती है। अक्सर फरेबी चेहरा मासूमियत के पीछे ही छिपा होता है। शिव ने एक गहरी सांस ली और सिद्धि को संभाल कर उठाया। सिद्धि गहरी नींद में थी इसलिए जागी नहीं। शिव उसे कमरे में ले आया लेकिन एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ। उसे सोफे पर लिटाए या बेड पर। शिव को फैसला करना में थोड़ा वक्त लगा। उसने सिद्धि की ओर देखा। अंत में वो उसे बेड के पास ले आया। उसे संभाल कर लिटाया और ब्लैंकेट से कवर किया। शिव अभी भी उसके चेहरे के करीब झुका हुआ था। वजह चाहे जो भी वो अब सिद्धि पर पहले की तरह गुस्सा नहीं आता था। उसके साथ होने पर बुरा भी महसूस नहीं होता। मन में अजीब से जज्बात उमड़ने लगे थे। लेटा इन सब के साथ शिव के मन में डर भी बैठा था। सिवाय उसके किसी को नहीं मालूम था वो डर क्या था। शिव अपनी जगह पर आकर लेट गया। फिलहाल उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ तेजस भी जाग रहा था। उसे सिद्धि की कही हुई बातें याद आ रही थी। तेजस सिद्धि को वो सब बातें बताई जो लो महसूस कर रहा था। सिद्धि ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा तेजस प्यार में विश्वास जैसा शब्द भी शामिल होता है। तुम नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हें जाने की वजह नहीं बताई। तुम अपनी जगह ठीक है लेकिन जब तुम उससे वापस मिले तो क्या तुमने उसे अपनी सफाई में कहने का मौका दिया या फिर आगे बढ़कर खुद उससे वजह पूछी। तुमने ऐसा नहीं किया और उसका रीजन जानते हो, वो है तुम्हारा मेल ईगो हट होना। उसे किसी और के साथ देखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। आई अंडरस्टैंड, सबको होता है चाहे वो लड़का हो या लड़की। कोई अपना प्यार नहीं बांटना चाहता लेकिन तेजस ने तो दलील हुई न सुनवाई हो। कटघरे में खड़ी इशिता को तुमने दोषी करार कर दिया। ये तो नाइंसाफी हुई न। बोलो क्या यहाँ तुम गलत नहीं हो। सिद्धि की बातें याद कर तेजस फिर परेशान हो गया। भाभी ठीक कह रही थी, मुझसे गलती हुई है। मैं सेल्फिश हो गया था। मैंने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन क्यों। तेजस ने अपनी आंखें बंद की और दीवार से टिककर खड़ा हो गया। सुबह का वक्त नैनीताल। माहिरा नाश्ते की ट्रे लिए सोमनाथ जी के कमरे में पहुंचा। गुड मॉर्निंग पापा, आपक नाश्ता रेडी है। जल्दी से नाश्ता कीजिए, फिर आपको अपनी मेडिसिन भी लेनी है। अभी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। पापा मैंने कॉलेज से लीव ली है। अभी तो मैं घर पर ही रुकूंगी आपके पास। याद रखिए अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो मैं दी को कंप्लेंट कर दूंगी। माहिरा की इस बात पर सोमनाथ जी ने कहा मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मैं करना तो नहीं चाहती लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। सोमनाथ जी उसकी बातों पर मुस्कुरा दिए। आनंद इस वक्त डॉक्टर के कैबिन में बैठा था। डॉक्टर ने आंखों पर चश्मा पहनते हुए कहा, फैमिली में कोई स्ट्रोंग मेंबर हो तो वो बात समझ सकता है। वो खुद हार्ट पेशेंट थे और उनकी बेटी को मैंने रोते हुए देखा था। वो लड़की खुद को नहीं संभाल पाती, वो कैसे हैंडल कर सकती थी इसे। डॉक्टर कुछ सीरियस है क्या, आनंद को ये पूछते हुए थोड़ा डर भी लग रहा था। डॉक्टर ने कहा सीरियस तो हैं। उन्हें जो हार्ट अटैक आया था वो पहली बार नहीं था। इससे पहले भी आए होंगे लेकिन इन्होंने शायद किसी से ये बात कही नहीं होगी। जरा सी टेंशन इनकी लाइफ के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए इन्हें अपनी बहुत केयर करने की ज़रूरत है।
आनंद को ये सब एक झटके की तरह लगा। ये सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह था और आज से पहले इस तरह की जिम्मेदारियां उसने शायद ही कभी संभाली थी। आनंद रिपोर्ट्स लेकर उनके कैबिन से बाहर निकल गया। क्या करूं, सिद्धि से बात करूं? आनंद ने सिद्धि को कॉल लगाना चाहा लेकिन फिर फोन बंद कर दिया। उससे क्या ही कहूँगा, उसकी लाइफ में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम है। वो खुद को संभालेंगी या अपनी फैमिली को? शिव सिर्फ अपनी मनमानी करता है। मुझे सिद्धि को नहीं बताना चाहिए। मैं इन चीजों को खुद हैंडल कर लूंगा। सुबह का वक्त, सिद्धि का कमरा। सिद्धि शिव की बाह पर सिर रखकर सो रहा था। वही शिव का दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। खिड़कियों के पर्दे भी लगे हुए थे। शायद इनकी सुबह होनी अभी बाकी थी। सिद्धि की आदत थी जल्दी जागने की, इसलिए अपने तय वक्त पर उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलने पर उसे शिव का चेहरा नजर आया। सिद्धि को अभी भी ये सब एक ख्वाब की तरह लगा। वो शांत अवस्था में यूं ही लेटी रही लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये कोई सपना नहीं था। उसे बहुत आश्चर्य लगा। वो शिव के साथ बेड पर था, लेकिन कैसे? ये सब सोचते हुए वो घबराकर उठ बैठी और उसकी इसी हड़बड़ाहट में शिव की नींद भी टूट गई। शिव ने चिढ़े हुए अंदाज में कहा, तुम में मैनर्स नहीं है क्या? जगाने का ये कौन सा तरीका हुआ? मैं सिद्धि कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस घबराहट महसूस कर रही थी। एक अजीब सा डर। वो बेड से उतरकर भागती हुई कमरे से बाहर चली गई। शिव को सचमुच अजीब लगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया और डांटा भी नहीं। सचमुच बहुत ड्रामेबाज है ये। सिद्धि भागकर लॉन में चली आई। यहाँ आकर उसने गहरी सांस ली। थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ तो पास में रखे सोफे पर बैठ गई। हाथों में कपकपी महसूस हो रही थी उसे। मैं वहां कैसे पहुंची? मुझे याद है मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं गई थी। फिर कौन लेकर गया मुझे वहां? मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसी जिंदगी जीना। मेरा ये डर मुझे खा जाएगा किसी दिन। मैं क्या करूं? सिद्धि रो रही थी। कुछ सवालों के जवाब न मिले तो बहुत अकेला महसूस होता है। मंदाकिनी जी इस वक्त अपने कमरे में थे। ज्योति और नंदिता दोनों एक साथ अंदर आई। आपने बुलाया माँ? अच्छा हुआ दोनों साथ चली आई। आज दक्ष की शादी है, वही पूछ रही थी। तोहफे तैयार हुए या नहीं? मंदाकिनी जी की बात पर नंदिता बोली, माँ तोहफे तैयार भी हो गए थे और कल हमने भिजवा भी दिया। वैसे शिव के डैड और चाचू शादी की तैयारियां देखने गए हैं। हमें कहाँ है, शाम को थोड़ा जल्दी आए। सो तो हैं। अच्छा, मैंने ये सेट दक्ष की होने वाली दुल्हन के लिए बनवाया है, जरा देखकर बताना कैसा है। ज्योति बेड पर रखा सेट उठाकर ले आई। डिजाइन तो वाकई बहुत सुंदर है माँ, इसमें तो कोई शक नहीं ज्योति। वैसे मॉम, मैं सोच रही थी कि ऐसा ही सेट अपने लिए भी बनवाओ। नंदिता कह ही रही थी तभी मंदाकिनी जी बोली, अपने लिए भी बनवा लेना और साथ में अपनी बहू के लिए भी, उसे अच्छा लगेगा। माँ, आप सचमुच उस लड़की को घर में रखना चाहती हैं? नहीं, मेरा मतलब होता कि शिव उसे पसंद नहीं करता, कैसे वो लोग इस रिश्ते को निभाएंगे? मैं तो कहती हूँ बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उस लड़की को ही पैसे वैसे देकर अलग कीजिए और मेरे बेटे को आज़ाद। मैं उसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। नंदिता ने मुस्कुराकर कहा। उसने जब मंदाकिनी जी और ज्योति को देखा तो दोनों ही उसकी बातों से नाखुश लग रहे थे। ज्योति ने कहा, दीदी आपको नहीं लगता हम बड़ों को रिश्ते संभालने चाहिए? कोई खेल नहीं है ना, आज इससे जोड़ दो और कल किसी और से। नंदिता, तुम्हें अब बड़ों की तरह व्यवहार करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। आओ चलो मेरे साथ। मंदाकिनी जी ये बोलकर कमरे से बाहर चली आई। नंदिता और ज्योति दोनों उनके पीछे पीछे बाहर चली आई। शिव और तेजस अभी अभी जिम से बाहर निकले थे। दानिश ने शिव से कहा, आपको बड़ी मालकिन ने नीचे बुलाया है। शिव ने पानी की बोतल तेज आवाज को पकाते हुए कहा, मैं चलता हूँ। शिव नीचे चला आया। घर की औरतें इस तरह से क्यों खड़ी थी? शिव ने पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, तुमसे कुछ पूछना है। मंदाकिनी जी ने कहा। क्या पूछना है? पूछिए, शिव ने कहा। मंदाकिनी जी ने साफ और सीधे लफ्जों में पूछा, तुम्हें सिद्धि पसंद नहीं है ना? शिव के लिए ये सवाल अजीबोगरीब था। नंदिता और ज्योति हैरानी से मंदाकिनी जी को देख रही थी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ज्योति ने टोका तो मंदाकिनी जी बोली, आजकल इसके कारनामे सुन रही हूँ। हर जगह सिद्धि का हाथ पकड़कर खुलेआम कहता है ये मेरी बीवी है। क्यों कहता है? अगर सिद्धि इसे पसंद नहीं है तो उसे अपनी बीवी बताने का क्या मतलब? दादी, आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है।
तुम्हारी माँ पूछ रही है तुम्हें सिद्धि पसंद है या नहीं, और अगर नहीं पसंद है तो छोड़ दो। हम सिद्धि के लिए तुमसे भी नहीं अच्छा रिश्ता ढूंढ देंगे। मंदाकिनी जी की बातों ने सभी को चौंका दिया था। आखिर वो करना क्या चाहती थी? ज्योति कुछ समझ नहीं पा रही थी। नंदिता ने भी ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं की थी।